दोस्तों जरा आप इमेजिन करो कि अगर दुनिया से रबर गायब हो जाए तो क्या होगा। क्या कोई भी सेक्टर या इंडस्ट्री ऐसी है जो बिना रबर के चल जाए? पॉसिबल ही नहीं है। स्टोन एज में पहिए के आविष्कार को एक रिवॉल्यूशन माना जाता है जिसने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया। लेकिन जब 18वीं सेंचुरी में इन्हीं पहियों पर रबर लगाया गया तो ग्रोथ की रफ्तार सैकड़ों गुना बढ़ गई और उस रफ्तार को बढ़ाने में इंडिया की टायर कंपनीज ने भी कमाल किया है। आज दुनिया की टॉप 30 टायर प्रोड्यूसर्स में अकेले इंडिया की 5 कंपनीज हैं और इस टायर बिजनेस को इंडिया में शुरू किया था मद्रास रबर फैक्ट्री यानी एमआरएफ ने। लेकिन एक गुब्बारा बेचने वाले गरीब इंसान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह एक ऐसी कंपनी का मालिक बनेगा जिसका नाम सचिन और विराट के बल्ले पर दिखने वाला है कर चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस रबर इंडस्ट्री को डिटेल में जानते हैं, साथ ही एमआरएफ कंपनी की इंटरेस्टिंग जर्नी और उन फैक्टर्स को भी जानेंगे जिसने टायर प्रोडक्शन में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बना दिया। दोस्तों टायर के इतिहास को जानने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। यह बात है साल 1845 की जब स्कॉटलैंड के रॉबर्ट विलियम थॉमसन पहिए के ऊपर रबर लगाने का कॉन्सेप्ट लेकर आए ताकि पहिए आसानी से घूमने के साथ ही शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करें। लेकिन प्रैक्टिकली इसका प्रोडक्शन पहली बार जॉन वॉयड डनलप ने साल 1888 में किया और उनके इस टायर का इस्तेमाल कार्ल बेंज की पहली पेट्रोल कार मोटर वैगन में की गई और फिर साल 1905 में रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन को कम करने और पहिए की ग्रिप को मजबूत करने के लिए टायर ट्रेड्स की शुरुआत हुई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सॉलिड रबर से बने ये टायर ज्यादा लोड नहीं उठा सकते थे, साथ ही उनकी लाइफ भी इतनी कम होती थी कि कुछ 100 मील चलने के बाद इसे बदलना पड़ता था। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अमेरिका की फायरस्टोन कंपनी बैलून टायर लेकर आई जिसमें सॉलिड टायर के अंदर एक इन्फ्लेटेड ट्यूब का इस्तेमाल किया गया और इस नई खोज ने टायर की लाइफ बढ़ाने के साथ ही गाड़ियों की हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी को भी पहले से काफी बेहतर कर दिया। फिर साल 1940 में ट्यूबलेस टायर और 1949 में रेडियल टायर मार्केट में आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और टायर्स की मटेरियल क्वालिटी और प्रोडक्शन के तरीके में काफी इम्प्रूवमेंट आता गया। अब दोस्तों यह तो सबको पता है कि यह टायर रबर से बनते हैं, लेकिन रबर कैसे बनता है? एमआरएफ की स्टोरी जानने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल रबर दो तरीके से बनता है। पहला है सिंथेटिक रबर जो पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट है और यह सस्ता होने के साथ ही इजिली अवेलेबल भी है। और दूसरा होता है नेचुरल रबर जो रबर प्लांट से बनता है, जो रबर ट्री से निकलने वाले लेटेक्स को प्रोसेस करके बनाया जाता है। और जिस देश में जितना ज्यादा रबर ट्री होगा वह देश उतना ही बड़ा नेचुरल रबर प्रोड्यूसर होगा। आज से 100 साल पहले दुनिया का 90% रबर साउथ अमेरिका का एक देश ब्राजील सप्लाई करता था और फर्ड जैसी अमेरिकन कंपनीज ने वहां पर रबर ट्रीज के बड़े बड़े फील्ड्स खरीद रखे थे। यही वजह है कि दुनिया के रबर मार्केट पर अमेरिका का ही दबदबा था। लेकिन साल 1930 में रबर ब्लाइट नाम के एक फंगस ने ब्राजील और साउथ अमेरिका के पूरे रबर ट्री को खत्म कर दिया और आज ब्राजील से रबर का एक्सपोर्ट लगभग जीरो है। दोस्तों रबर ब्लाइट एक ऐसा फंगस है जिसका कोई इलाज नहीं और यह दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए तो वहां के रबर ट्रीज को तबाह करने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन शुक्र है कि एशियन कॉन्टिनेंट इससे अभी तक बचा हुआ है और दुनिया के 90% रबर की जरूरत को पूरा करता है, जिसमें 70% का कंट्रीब्यूशन थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का है और इंडिया चौथे नंबर पर आता है। और उसी दौर में जब इंडिया में रबर का बिजनेस फलना फूलना अभी शुरू हुआ था, केरल के एक रईस परिवार में के ममन मप का जन्म हुआ। उनके पिता एक मलयाली न्यूज़पेपर और बैंक के मालिक थे और अक्सर हुकूमत के खिलाफ अपने अखबार के जरिए आवाज उठाते रहते थे, जिसका बुरा असर यह हुआ कि त्रावणकोर रियासत ने उनके न्यूज़पेपर, बैंक और पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके उन्हें जेल में डाल दिया। के ममन अपने 9 भाई बहनों
और मां के साथ रोड पर आ गए। उस वक्त वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे। सिचुएशन इतना खराब हो गया कि उन्हें अक्सर कॉलेज के फर्श पर सोना पड़ता था। ग्रेजुएशन तो किसी तरह से पूरा किए, लेकिन अब चिंता थी कि परिवार कैसे चलाया जाए। वह कुछ पैसों की व्यवस्था किए और साल 1946 में एक शेड में गुब्बारे बनाना शुरू किए। जगह जगह घूमकर सड़कों पर, दुकानों पर वह गुब्बारे और उससे बने खिलौने बेचने लगे। और इस मुश्किल दौर में उनकी वाइफ कुंजम्मा ने भी उनका साथ दिया और इस तरह शुरू हुआ मद्रास रबर फैक्ट्री यानी कि एमआरएफ। आज़ादी के बाद साल 1952 में केएम को टायर रिट्रेडिंग के बारे में पता चला, जिसमें पुराने टायर्स को नया जैसा बनाया जाता है। अब उनके पास ऑलरेडी रबर के गुब्बारे बनाने का सेटअप तो मौजूद ही था। उन्होंने वहीं से टायर रिट्रेडिंग का भी काम शुरू कर दिया और अपनी पूरी सेविंग्स उसमें लगा दी। लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वह जिस बिजनेस में एंटर किए हैं उसमें कोई भी दूसरी इंडियन कंपनी काम नहीं करती। उन्होंने सीधे अमेरिकन कंपनीज को चैलेंज किया था, लेकिन केएम ने कभी इधर-उधर का सोचा ही नहीं, सिर्फ काम किया और अगले 4 सालों में ही ट्रेड टायर में एमआरएफ के मार्केट शेयर को 50% तक पहुंचा दिया। विदेशी कंपनियां तो उनके ग्रोथ को देखकर हैरान थी और कई ने तो इंडियन मार्केट ही छोड़ दिया। फिर साल आया 1961 जब एमआरएफ ने ट्रेड रबर के प्रोडक्शन से एक कदम और आगे बढ़कर कंप्लीट टायर बनाने का फैसला किया और अमेरिका की एक कंपनी मेंसफील्ड के साथ टेक्निकल टाई अप में टायर बनाना शुरू कर दिया और उसी साल आरएफ को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा दिया गया। और दोस्तों, आप भी अगर किसी कंपनी के स्टेक में निवेश करना चाहते हैं तो जरूरत होगी एक डीमैट अकाउंट की, जो आम तौर पर हम ऐसे ब्रोकर के साथ ओपन करना पसंद करेंगे जहां पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री होता है। बट इस केस में हम अपने इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड्स पर बहुत सारा ब्रोकरेज पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम एम स्टॉक बाय मेराई एसेट के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ जैसे सभी सेगमेंट के अंदर जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठा सकते हैं और इसरो ब्रोकर्स फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स का फायदा मिलता है सिर्फ 999 के प्लान में। और इसके अलावा एडिशनल 999 का पेमेंट करके आप लाइफ टाइम एमसी चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हैं। एम स्टॉक के साथ आपको वन ऑफ द लोवेस्ट डेली इंटरेस्ट रेट्स यानी सिर्फ 6.99 पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। साथ ही 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट और वॉइस सर्च से अपने फेवरेट स्टॉक को खोजने जैसे कई और बेहतरीन फीचर्स तो यहाँ आपको मिल ही जाते हैं। मेराई ऐसे 25 इयर्स ओल्ड एक फाइनेंस कंपनी है जो 16 कंट्रीज में अपनी बेहतरीन सर्विसेज के लिए जानी जाती है और एम स्टॉक पर 40 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स, 1100 करोड़ का एमटीएफ बुक और 88.5 लाख से ज्यादा यूजर्स इसके रिलायबिलिटी को दिखाते हैं। तो फिर देर किस बात की, एम स्टॉक के साथ अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करिए। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मिल जाएगा। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। दोस्तों, केएम मैमन को अब समझ आने लगा कि टायर ट्रेडिंग और टायर मैन्युफैक्चरिंग दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। मेंसफील्ड को अमेरिका की शानदार सड़कों के हिसाब से टायर बनाने का एक्सपीरियंस था जो 60 के दशक में इंडियन रोड्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था। एमआरएफ की टीम ने मिलकर भारत की सड़कों के हिसाब से टायर बनाना शुरू किया, लेकिन पूरी इंडस्ट्री पर डनलव, फायरस्टोन और गुडईयर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स का ही दबदबा था। मैमन शुरुआती दिक्कतों से घबराए नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट को दिन बदन बेहतर करने के साथ ही उसकी मार्केटिंग पर भी खूब ध्यान देने लगे। साल 1964 में एमआरएफ ने इंडियन द इंडस्ट्री के एक फेमस पर्सनालिटी एलिक पदमसी को हायर किया, जिन्होंने मसल मैन के जरिए एमआरएफ को लोगों के बीच खूब पॉपुलर बना दिया। आपको बता दूं कि एलिक पदम सिंह ने लिटिल साबुन, हमारा बजाज सर्फ और चार्ली चैपलिन फॉर चेरी ब्लॉसम जैसे सैकड़ों आइकॉनिक ऐड दिए हैं। कंपटीशन काफी टफ था और मिलिन जैसे कुछ ब्रांड ने तो एमआरएफ को एक्वायर करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश भी की।
लेकिन एमआरएफ पूरी मजबूती से टिका रहा और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए टायर के दाम को अपने कंपीटर से हमेशा कम रखा। अब चूंकि केरला में रबर ट्री की कोई कमी नहीं थी और लेबर कॉस्ट भी काफी कम था, इसलिए एमआरएफ का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह अपने टायर को बेचे कहाँ। यह 60 का वो दौर था जब मोटर कार, ट्रक तो छोड़िए, रोड पर बाइक और साइकिल्स भी कम ही दिखाई देते थे। एमआरएफ को एक नए मार्केट की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने पार्टनर मैसफील्ड से रिक्वेस्ट किया कि नाम भले ही आप अपना यूज करो, हमें अपने बाजार में टायर भेजने दो। मैसफील्ड राजी हो गया और अमेरिका, कनाडा के अलावा एमआरएफ अपने टायर्स दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। और फिर साल 1967 में एमआरएफ अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बनी। वह अमेरिका जिसने टायर को पैदा किया और जहां की कंपनीज का बोलबाला पूरी दुनिया में था, उनके घर में घुसकर इंडियन टायर्स को बेचना हमारे लिए प्राउड की बात थी। साल 1979 में मैसफील्ड के साथ एमआरएफ का जॉइंट वेंचर खत्म हो गया, लेकिन एक साल पहले 1978 में ही उन्होंने अमेरिका की बीएफ गुडरीच के साथ टेक्निकल टाई अप कर लिया था। दोस्तों, एमआरएफ की एक बड़ी अच्छी बात यह रही कि जब भी उन्हें लगा कि कहीं से कुछ सीखा जा सकता है तो वहां जाकर कोलैबोरेट कर लिए। और फिर एमआरएफ की स्ट्रेंथ जब सामने वाले की स्ट्रेंथ से मिलती थी तो दोनों को फायदा होता था। जैसे कि रिट्रेडिंग बिजनेस को और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इटली की मार्गो टीआरएस एसपीएस भी एक जॉइंट वेंचर किया था। फिर साल आया 1973 जब पहली बार एमआरएफ ने नायलॉन टायर्स का इन्वेंशन किया, जो मजबूत होने के साथ ही काफी ड्यूरेबल और सस्ता था। देश धीरे धीरे तरक्की की राह पर था और कई विदेशी कार और बाइक कंपनीज इंडिया में आने लगी थी। और जब 1988 में मारुति सुजुकी बेहतरीन एडवर्टाइजिंग ने एमआरएफ को एक ब्रांड बना दिया। अभी तक एमआरएफ बस ट्रक्स और जेसीबी के बड़े टायर्स ही बनाती थी, लेकिन 90 में जब बजाओ.com पूरी रेंज इनके पास है। अब देखा जाए तो टायर का बिजनेस एक सेफ बिजनेस है। गाड़ियां चाहे डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या बैटरी किसी से भी चलेंगी तो पहिए पर ही। लेकिन फिर भी एमआरएफ ने अपने बिजनेस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिटी बनाते हैं और साथ ही इटली की एक कंपनी के साथ मिलकर कन्वेयर बेल्ट भी बनाते हैं। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद उस रहस्य को भी जान लेते हैं कि आखिर एमआरएफ का शेयर इतना महंगा कैसे हो गया। एक समय तो एमआरएफ के एक शेयर का दाम 1 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया था। दरअसल होता यह है कि जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है उसके शेयर का दाम भी बढ़ता जाता है, लेकिन जब यह दाम बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है। मान लीजिए 10 लाख रुपए के 1000 शेयर्स मार्केट